कल्पना कीजिए साल 2023 की एक शाम की। एक बहुत ही शानदार नीलामी घर है। मतलब खचाखच भरा हुआ एक हॉल है। हाँ, बिल्कुल। और सामने एक पेंटिंग रखी है। उसका नाम है द स्टोरी टेलर। और हॉल में ना एक अजीब सी खामोशी है। एक तनाव सा है। वो होता ही ऐसी नीलामियों में। हाँ। और बोलियां लगनी शुरू होती हैं। और आंकड़ी करोड़ों में जा रहे हैं। और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे वाह! अंत में हथौड़ा गिरता है और वो एक पेंटिंग लगभग 61.8 करोड़ रुपए में बिकती है। मतलब 61.8 करोड़। ये भारतीय कला के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल था। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। मतलब 61.8 करोड़ रुपए। ये कोई सिर्फ एक कैनवस की कीमत नहीं थी, बल्कि उस ऐतिहासिक विरासत की कीमत थी जो उस पेंटिंग के भीतर दर्ज थी। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है ना, वो ये है कि ये किसी ऐसे बुजुर्ग या बहुत अनुभवी कलाकार की कृति नहीं थी जिसने 60 या 70 साल तक कला जगत पर राज किया हो। जी हाँ। बल्कि ये उस कलाकार की तूलिका से निकली पेंटिंग थी जिसका जीवन केवल 28 साल की उम्र में बहुत ही रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गया था। 28 साल मतलब एक बहुत ही छोटी उम्र होती है। आमतौर पर इस उम्र में कलाकार बस अपनी पहचान ढूंढ ही रहा होता है। सही कहा। लेकिन इस कलाकार ने इतनी कम उम्र में इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि आज भी दुनिया उनके सामने नतमस्तक है। तो आज के इस गहन अध्ययन में, मतलब हमारे आज के इस डीप डाइव में, हम भारत के आधुनिक कला की जननी और भारत की फ्रीडा कालो कही जाने वाली महान चित्रकार अमृता शेरगिल के जीवन को समझेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत मौजूद हैं, जिनमें उनके ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, कुछ कला जगत की समीक्षाएं हैं और सबसे जरूरी बात, उनकी खुद की लिखी हुई कुछ बेहद निजी चिट्ठियां शामिल हैं। वो चिट्ठियां बहुत कुछ बताती हैं। हाँ, और वे एक बहुत ही विद्रोही, बेबाक और असाधारण शख्सियत की कहानी बयां करती हैं। और सुनने वालों के लिए मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि ये चर्चा सिर्फ एक चित्रकार की जीवनी तक सीमित नहीं रहने वाली है। जी। ये दो अलग अलग महाद्वीपों, दो संस्कृतियों और कला को देखने के बिल्कुल विपरीत नजरियों के बीच के एक बहुत ही जटिल सफर की कहानी है। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य आज यही समझना है कि कैसे पेरिस के एक बेहद ग्लैमरस और बोहेमियन जीवन जीने वाली युवा लड़की ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया बिल्कुल। और भारतीय गांवों के दुख दर्द को अपनी कला का केंद्र बनाया और भारतीय कला के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जी, शुरू करते हैं। तो स्रोतों के अनुसार उनकी कहानी शुरू होती है 30 जनवरी 1913 को हंगरी के शहर बुडापेस्ट से। जन्म से ही ना उनके जीवन में एक गहरा सांस्कृतिक विरोधाभास था। उनके पिता जो थे उमराव सिंह शेरगिल, जी। वो पंजाब के एक बहुत ही रसूखदार मजीठिया परिवार से ताल्लुक रखते थे। अच्छा। हाँ, वे संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। और उनकी माता मैरी एंटोनेट एक हंगेरियन ओपेरा सिंगर थी। ओह, एक ओपेरा सिंगर। जी। तो इस तरह से आप देखिए, पूर्व और पश्चिम का एक अनूठा संगम उनके खून में ही था। और मुझे लगता है कि यही वो संगम था जिसने आगे चलकर उनकी पूरी कला को परिभाषित किया। क्योंकि 1924 में जब वो कला की औपचारिक शिक्षा के लिए पेरिस गई ना, पेरिस जो उस समय कला का केंद्र था। हाँ, तो उन्होंने वहाँ के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान इकोल डे बेक्स आर्ट्स में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने अपने मुख्य गुरु लुसियन साइमन के मार्गदर्शन में काम किया। बिल्कुल। अब स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि पेरिस के उस दौर में उन पर उत्तर प्रभाववादी या कहें कि पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कलाकारों का बहुत गहरा असर पड़ा। जी, ये एक बहुत अहम मोड़ था उनकी जिंदगी का। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये उत्तर प्रभाववादी शैली का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये कैनवस पर दिखती कैसी है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म को समझने के लिए हमें पॉल सेजान और पॉल गॉगुन जैसे कलाकारों को देखना होगा। अच्छा, पॉल गॉगुन। हाँ, ये वो कलाकार थे जिन्होंने केवल बाहरी दुनिया की जो फोटोग्राफिक नकल होती है ना, उसे उतारने से साफ इनकार कर दिया था। मतलब सिर्फ जो दिख रहा है उसे वैसा का वैसा नहीं बनाना है। बिल्कुल सही। इसके बजाय वे चटक और गहरे रंगों का इस्तेमाल करते थे और आकृतियों को थोड़ा ज्यामितीय या ठोस रूप देते थे। उनका मकसद सिर्फ ये दिखाना नहीं था कि कोई चीज कैसी दिखती है, बल्कि ये जताना था
कि वो चीज कैसा महसूस कराती है। ओहो, मतलब फीलिंग पे ज्यादा जोर था। जी, और अमृता ने इस तकनीक को बहुत गहराई से सीखा और बाकायदा न्यूड स्टडी के जरिए मानव शरीर की रचना को भी समझा। और उनकी इस पश्चिमी शिक्षा की सफलता की रफ्तार देखिए। मतलब मात्र 19 साल की उम्र में साल 1932 में उन्होंने यंग गर्ल्स नाम की एक पेंटिंग बनाई, जो कि एक मास्टरपीस थी। हाँ। और इस पेंटिंग ने उन्हें पेरिस के ग्रैंड सैलून में एसोसिएट का सम्मान दिलाया। और वो ये सम्मान पाने वाली पहली एशियाई और सबसे कम उम्र की कलाकार थीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। पेरिस उस समय दुनिया भर की कला का मक्का माना जाता था। बिल्कुल। वहां उनका अपना एक निजी स्टूडियो था। वो एक बहुत ही स्वतंत्र और बोहेमियन जीवन शैली जी रही थी, जहां कैफे कल्चर था, कला पर लंबी बहसें होती थीं। हाँ, वो सब चकाचौंध। जी, उनके आसपास यूरोपीय कला जगत की पूरी चकाचौंध थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। मतलब ये बात ना आसानी से हजम नहीं होती है। क्या बात? देखिए, अगर कोई इंसान पेरिस जैसी कला की राजधानी में इतना सफल हो रहा है, उसे ग्रैंड सैलून का सम्मान मिल रहा है, तो वो सब कुछ छोड़कर वापस भारत क्यों आएगा? ये सवाल तो उठता ही है। मतलब आज के दौर में भी हम देखते हैं कि लोग पश्चिमी देशों में अपनी पहचान बनाने के लिए कितना ज्यादा संघर्ष करते हैं। तो जो शोहरत उन्हें सिर्फ 19-20 साल की उम्र में मिल गई थी, उसे छोड़कर 1934 में भारत लौटने का फैसला क्या एक तरह का पागलपन नहीं था? सतह से देखने पर तो ये बिल्कुल एक अतार्किक फैसला ही लग सकता है। हाँ ना? लेकिन अगर हम उनकी अपनी लिखी चिट्ठियों को करीब से पढ़े ना, हाँ। तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। अच्छा, चिट्ठियों में क्या था? देखिए, अमृता पश्चिमी तकनीक तो सीख रही थी, लेकिन उनके भीतर एक सांस्कृतिक द्वैत यानी कल्चरल ड्युअलिटी का संघर्ष चल रहा था। वो दो दुनियाओं के बीच फंसी थी। बिल्कुल। वो यूरोप के उस सांचे में खुद को फिट नहीं कर पा रही थी। अपनी एक चिट्ठी में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा था, मैं कोट करता हूँ कि मैं केवल भारत में ही चित्र बना सकती हूँ। यूरोप किसी और का है, पिकासो और मातीस का। भारत सिर्फ मेरा है। भारत सिर्फ मेरा है। ये वाक्य उनके आत्मविश्वास और उनके भीतर की तड़प दोनों को दिखाता है। एकदम सही बात है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई संगीतकार हॉलीवुड में ऑस्कर जीतने के बाद अचानक सब कुछ छोड़कर किसी छोटे से भारतीय गांव में लोकगीत गाने आ जाए। बहुत ही सटीक तुलना है ये। मतलब साज और तकनीक भले ही पश्चिमी थी, जो उन्होंने पेरिस में सीखी थी, लेकिन जो राग वो छेड़ना चाहती थी वो पूरी तरह से भारतीय था। और ये राग ना उन्हें तब और स्पष्ट रूप से सुनाई दिया जब 1936 में उन्होंने दक्षिण भारत और विशेषकर अजंता और एलोरा की गुफाओं की यात्रा की। अजंता और एलोरा? वो तो एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। वहां के प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रों को देखकर उनकी कलात्मक दृष्टि पूरी तरह से बदल गई। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। जी, उन्होंने पेरिस में सीखे गए प्रकाश और छाया के उस पश्चिमी खेल को पीछे छोड़ दिया और अपनी एक बिल्कुल नई और मौलिक शैली विकसित की। और अजंता की इस यात्रा के बाद उन्होंने जो रास्ता चुना वो उस समय के स्थापित भारतीय कला जगत के लिए ना किसी बड़े झटके से कम नहीं था। बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने राजा महाराजाओं की भव्यता या महलों की सजावट या फिर देवी देवताओं की पौराणिक कथाओं को नहीं चुना। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने चुना भारत के आम इंसान को, ग्रामीण जीवन को, और उसके दुख और उसकी रोजमर्रा की तकलीफों को। जी, और इसी वजह से कला समीक्षकों ने उन्हें विषाद की कलाकार या पेंटर ऑफ मेलनकली कहना शुरू किया। पेंटर ऑफ मेलनकली। हाँ। अगर हम भारत वापसी के बाद की उनकी पहली महत्वपूर्ण कृति जो थी थ्री गर्ल्स 1935 की। हाँ, थ्री गर्ल्स। जी, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि उसमें 3 ग्रामीण युवतियां बैठी हैं। उनके चेहरों पर कोई मुस्कान नहीं है। बिल्कुल एक उदासी है वहाँ। हाँ, उनकी आंखें झुकी हुई हैं और उनकी मुद्रा में ना एक अजीब सी खामोश उदासी है जो सीधे दर्शक को बेचैन कर देती है। और श्रोतों में उस पेंटिंग के रंगों और आकृतियों का ना बहुत बारीकी से जिक्र किया गया है। जी बिल्कुल। मतलब उन्होंने आकृतियों को थोड़ा लंबा या कहें कि इलोंगेटेड बनाया था, और लाल और गहरे नीले रंगों का उनके चित्रों में एक विशेष वर्चस्व था। रंगों का चुनाव बहुत खास था। हाँ, और एक और तकनीकी शब्द जो बार बार सामने आता है श्रोतों में, वो है समतल पृष्ठभूमि यानी फ्लैट बैकग्राउंड का इस्तेमाल। जी, जो उन्होंने भारतीय लघु चित्रों विशेषकर पहाड़ी और बसोहली शैली से प्रेरित होकर शुरू किया था। बिल्कुल, बसोहली का प्रभाव बहुत स्पष्ट है।
लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। मतलब अगर आप पेरिस से 3D यानी त्रिआयामी पेंटिंग सीख कर आए हैं जिसमें गहराई होती है, तो फिर से फ्लैट या समतल पेंटिंग करना क्या कला के स्तर को गिराना नहीं था? देखिए, पश्चिमी नजरिए से अगर सोचें तो ये एक कदम पीछे हटना लग सकता है। हाँ, वही। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ना ये एक मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? जब एक कलाकार पृष्ठभूमि को समतल या फ्लैट कर देता है और पीछे से सारी वो जो 3D गहराई है या लैंडस्केप को हटा देता है, तो दर्शक की नजर भटकती नहीं है। ओहो, मतलब फोकस सीधा सब्जेक्ट पर जाता है। बिल्कुल। उसे मजबूरन मुख्य विषय यानी उन उदास चेहरों और उनकी आंखों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। अमृता का यही मानना था कि बहुत ज्यादा सजी धजी पृष्ठभूमि जो है ना, वो मुख्य विषय के भाव को कमजोर कर देती है। कमाल है। ये तो कला के जरिए इंसान के सीधे दिल तक पहुंचने की एक बहुत ही सोची समझी तकनीक थी। जी बिल्कुल। लेकिन उनका ये विद्रोही स्वभाव सिर्फ उनके कैनवस तक सीमित नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने शब्दों से भी बहुत प्रहार किया। हाँ, उन्होंने शब्दों से भी उस समय के भारतीय कला जगत में एक तरह का भूचाल ला दिया था। स्रोतों के अनुसार उन्होंने खुलेआम राजा रवि वर्मा की कला को दिखावटी और यूरोपीय नकल कह दिया था। सोचिए, उस समय राजा रवि वर्मा को ऐसा कहना। और जो बंगाल स्कूल उस समय भारत में इतना ज्यादा प्रतिष्ठित था, उसकी वॉश तकनीक को उन्होंने बहुत ही कमजोर और धुंधला बताया था। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि राजा रवि वर्मा और बंगाल स्कूल दोनों ही उस समय भारतीय कला के सबसे बड़े और सम्मानित स्तंभ थे। जी। तो अमृता का उन्हें चुनौती देना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत खटक रही है। मतलब अगर हम थोड़ा निष्पक्ष होकर सोचें तो कोई 22-23 साल की लड़की जो अभी अभी यूरोप से लौटी है, क्या उसका भारत के सबसे महान और स्थापित कलाकारों को यूं मंच से खारिज कर देना सरासर अहंकार नहीं था? ये सवाल बहुत से लोगों ने उठाया था उस वक्त। हाँ, और बंगाल स्कूल की जिस वॉश तकनीक की उन्होंने आलोचना की, आखिर वो तकनीक थी क्या? और अमृता को उससे इतनी नफरत क्यों थी? अगर हम वॉश तकनीक के तंत्र को समझे ना, तो इस तकनीक में कलाकार रंगों को पानी से बार बार धोता है। अच्छा, पानी से धोते हैं? हाँ, जिससे चित्र में एक धुंधलापन, एक बहुत ही स्वप्निल और नाजुक सा प्रभाव पैदा होता है। जैसे कोई सपना हो। बिल्कुल, जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत और धुंधली सी याद हो। अब बंगाल स्कूल इसी तकनीक का इस्तेमाल करके पौराणिक और बहुत ही रोमानी चित्र बना रहा था। रोमांटिसाइज कर रहे। जी। अब अमृता को ये अहंकार के कारण नहीं, बल्कि अपनी एक वैचारिक सच्चाई के कारण नापसंद था। वैचारिक सच्चाई मतलब? उनका मानना था कि भारत की वास्तविकता ये स्वप्निल और धुंधली दुनिया है ही नहीं। भारत की वास्तविकता उन गरीबों, उन ग्रामीणों और महिलाओं में है जिनकी हड्डियां दिखती हैं। बाप रे। जिनके चेहरों पर धूप और धूल के गहरे निशान हैं। उनके लिए कला केवल सुंदर वस्तुओं को सजाकर पेश करना नहीं था, बल्कि कला सत्य की अभिव्यक्ति थी। तो मतलब वो सच्चाई दिखाना चाहती थीं बिना किसी फिल्टर के। बिल्कुल। वो भारतीय कला में रोमांटिसिज्म को हटाकर ना एक कठोर यथार्थवाद लाना चाहती थी। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। मतलब ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आज का कोई नया और बहुत इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर बॉलीवुड की सबसे बड़ी और करोड़ों कमाने वाली भव्य फिल्मों को मंच पर खड़े होकर दिखावटी और नकली कह दे। बहुत सही एनालॉजी है। क्योंकि वे फिल्में समाज की कड़वी सच्चाई नहीं दिखा रही, तो इस कठोर यथार्थवाद को उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में रंगों के जरिए भी बखूबी उतारा। जी, रंगों का उनका जो मनोविज्ञान है वो अपने आप में एक पूरा शोध का विषय है। जैसे वो पीले रंग का प्रयोग अक्सर भारत की मिट्टी और यहाँ की जो चिलचिलाती धूप है ना, उसके बीच सामंजस्य बिठाने के लिए करती थी। पीला रंग धूप के लिए। हाँ, और लाल रंग उनके लिए जीवन और ऊर्जा का प्रतीक था। और उनके चित्रों में जो आकृतियों के बीच की खाली जगह होती है, जिसे हम नेगेटिव स्पेस कहते हैं। हाँ, नेगेटिव स्पेस। वो खाली जगह भी ना दर्शकों के साथ एक तरह का मौन संवाद पैदा करती है। और उनकी कृतियों में हिल विमेन, ब्रह्मचारी और मदर इंडिया का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। मदर इंडिया तो बहुत ही मार्मिक है। बिल्कुल। जब आप मदर इंडिया के बारे में पढ़ते हैं या उसे देखते हैं
तो वो किसी भी तरह से कोई देवी या कोई गौरवशाली प्रतिमा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही गरीब और अभावों में जीती हुई भारतीय माँ का मार्मिक चित्रण है, जो सच में अंदर तक झकझोर देता है। और ब्राइट टॉयलेट को मत भूलिए। हाँ, ब्राइट टॉयलेट, जिसमें विवाह से पहले वधू के श्रृंगार के बीच उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और भविष्य का डर दिखाई देता है। जी, और ये जो उदासी और अकेलापन उनके कैनवस पे था ना, वो शायद सिर्फ एक कलात्मक विकल्प नहीं था। तो और क्या था? कहीं ना कहीं ये उनके अपने स्वभाव, उनकी उस दोहरी पहचान के संघर्ष और उनके अपने जीवन का ही एक अक्स था। एक ऐसा जीवन जो बहुत तेजी से अपने दर्दनाक अंत की ओर बढ़ रहा था। सच में उनके जीवन के अंतिम कुछ साल ना किसी तेज रफ्तार सिनेमाई कहानी की तरह गुजरते हैं। बिल्कुल। 1938 में उन्होंने हंगरी जाकर अपने ममेरे भाई डॉक्टर विक्टर एगिन से शादी कर ली। हाँ। फिर वे वापस भारत आए और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक छोटी सी जगह है सरया, वहां रहने लगी। और यही वो दौर था जब उन्होंने अपने जीवन के कुछ सबसे परिपक्व और महत्वपूर्ण चित्र बनाए। जी, और वे शिमला के समर हिल में भी काफी समय तक रहीं। उनका जो बौद्धिक और सामाजिक दायरा था वो भी लगातार बढ़ रहा था उस वक्त। वे तत्कालीन भारत के कई बड़े बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों के संपर्क में थी। हाँ, और कला समीक्षक और इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से भी उनकी बहुत गहरी मित्रता थी। जी बिल्कुल, वो दोनों अक्सर कला और समाज के मुद्दों पर घंटों पत्राचार करते थे। लेकिन फिर 1941 का वो मनहूस दिसंबर आ गया। उस समय वे लाहौर में थीं, जी। जो उस दौर में ना भारत में कला और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। जी। वो अपनी बहुत बड़ी प्रदर्शनी की तैयारी कर रही थी और 5 दिसंबर 1941 को अचानक उनका निधन हो गया। सिर्फ 28 वर्ष और 10 महीने की उम्र में। सिर्फ 28 साल। उनका इतनी कम उम्र में जाना ना कला जगत के लिए एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकी। बिल्कुल। और उनकी मौत का कारण भी आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि ज्यादातर चिकित्सा विशेषज्ञ यही मानते हैं कि ये पेरिटोनाइटिस नाम की एक गंभीर बीमारी या संक्रमण के कारण हुआ था। और ये बात मुझे बहुत भावुक करती है कि जब लाहौर में रावी नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया ना, तो उस समय उनके स्टूडियो में ईजल पर एक चित्र बिल्कुल अधूरा रखा हुआ था, एक उनके अपने जीवन की तरह। लेकिन जो जीवन अधूरा छूट गया था ना, उसकी विरासत बहुत विशाल थी। बहुत विशाल। उनके सिर्फ 174 चित्र ही प्रमाणित माने जाते हैं, लेकिन भारत सरकार ने उनकी कलाकृतियों के महत्व को समझते हुए उन्हें नेशनल ट्रेजर यानी राष्ट्रीय निधि घोषित किया है। जी, इसका मतलब है कि उनके बनाए गए चित्रों को बिना विशेष अनुमति के देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। बिल्कुल। और आज नई दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी NGMA में उनकी चित्रों का एक पूरा खंड मौजूद है। ये बहुत गर्व की बात है। और इस पूरी चर्चा में ना जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है मुझे, वो ये है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने भारतीय कला में एक नारीवादी चेतना यानी फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस की नींव रखती थी। जी बिल्कुल। वो भारतीय कला जगत की पहली ऐसी सशक्त महिला हस्ताक्षर बनी जिसने महिलाओं को सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उनके दुखों, उनकी आंतरिक दुनिया और उनकी वास्तविकता के साथ चित्रित किया। और इसे ना कला की तकनीकी भाषा में स्मारकीयता या मॉन्यूमेंटैलिटी का सिद्धांत कहा जाता है। स्मारकीयता, ये शब्द अक्सर कला समीक्षाओं में आता, मैंने भी पढ़ा है स्रोतों में। जी। इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए ना। मतलब अगर कोई कैनवस आकार में छोटा है तो उस पर बनी चीज स्मारक जैसी विशाल कैसे महसूस हो सकती है? ये एक बहुत ही उम्दा सवाल है। देखिए, स्मारकीयता का मतलब पेंटिंग के भौतिक आकार या फिजिकल साइज से नहीं होता है। अच्छा, तो फिर किससे होता है? इसका मतलब होता है दृश्य वजन यानी विजुअल वेट से। विजुअल वेट? हाँ। अमृता की पेंटिंग्स में जो ग्रामीण महिलाएं या आम लोग होते थे ना, वे पूरे फ्रेम को भर देते थे। अच्छा। उनकी उपस्थिति इतनी ठोस और गंभीर होती थी कि वे कैनवस पर पूरी तरह से हावी हो जाते थे। वो आम लोगों को वो गरिमा और विशालता दे रही थीं जो पहले सिर्फ राजाओं या देवताओं के चित्रों में देखने को मिलती थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही
क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल, और इसी तरीके से उन्होंने प्राचीन भारतीय कला के आदर्शों और आधुनिक यथार्थवाद के बीच एक बहुत मजबूत सेतु का निर्माण किया। एक पुल बनाया। जी, और उनके इसी नजरिए ने ना बाद में एम.एफ. हुसैन जैसे दिग्गज समकालीन कलाकारों को भी गहरे स्तर पर प्रेरित किया। तो अगर हम स्रोतों से मिली आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हंगरी और भारत की जड़ों से जुड़ी एक युवा लड़की, पेरिस की ग्लैमरस जिंदगी और वहां मिलने वाली जो निश्चित सफलता थी, उसे छोड़कर भारत की धूल भरी सड़कों पर लौट आती है। जी बिल्कुल, वो पश्चिमी इम्पास्टो तकनीक, मतलब जिसमें रंगों की बहुत मोटी परतें लगाई जाती हैं, जिसे पेंटिंग में एक टेक्सचर आ जाता है, और भारतीय बसोली शैली के चटक रंगों का एक ऐसा अनोखा मेल तैयार करती है जिसने पूरी दुनिया को भारत की असली, बिना किसी मेकअप वाली यथार्थवादी आत्मा के दर्शन कराए। और ये सफर ना हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है सुनने वालों के लिए। कला हो या जिंदगी का कोई भी क्षेत्र, असली प्रभाव सिर्फ तकनीक से नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा। पेरिस की बेहतरीन तकनीक तो और भी कई लोगों ने सीखी होगी उस वक्त। हाँ, हजारों लोग सीखते हैं। लेकिन जो चीज कला को अमर बनाती है वो है उसमें छुपा भाव और वो सच्चाई जिसे कलाकार दुनिया के सामने रखना चाहता है, भले ही वो सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। दिखावे की दुनिया में ना सच्चाई की इस अभिव्यक्ति से मुझे एक बहुत ही रोचक वाकया याद आ रहा है जो हमने स्रोतों में पढ़ा था। कौन सा वाकया? अपने जीवन काल में अमृता शेरगिल ने पारंपरिक कला के कई बड़े पुरस्कारों को लेने से साफ इनकार कर दिया था। अरे हाँ, ये उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहता है। जी, उन्होंने ये कहते हुए उन पुरस्कारों को ठुकरा दिया था कि निर्णायक मेरी कला को समझ ही नहीं सकते। मतलब उन्हें अपनी कला की कीमत जानने के लिए किसी की मोहर या वैलिडेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। और यही तथ्य ना आज के इस डीप डाइव के अंत में हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। वो क्या? मतलब अगर हम सोचें कि आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कोई लाइक्स, व्यूज और तुरंत मिलने वाली तारीफ यानी इंस्टेंट वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है। जी, आज का तो दौर ही यही है, जी। जहां फिल्टर लगाकर हर चीज को सुंदर बनाने की होड़ मची हुई है। तो क्या अमृता शेरगिल जैसी कोई कलाकार जो भीड़ को खुश करने या सुंदर दिखने वाले चित्र बनाने के बजाय समाज का कठोर यथार्थ और दुख दिखाती है, वो आज के समय में अपना वजूद बचा पाती? ये सोचने वाली बात है। या फिर शोर और परफेक्शन की दीवानी ये दुनिया उसकी उस सच्चाई को कुचल देती? राइट। ये एक ऐसा विचार है ना जो कैनवस के सिमट जाने के बाद भी मन में बहुत देर तक गूंजता रहता है।